और गूगल पे भी रिव्यू वो दी है कि काफ़ी खुश है वो। मैम, भोपाल के अतिरिक्त और कहाँ से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं इस काफ़ी जगह से आसपास आजकल हमारे एक आयुष क्योर ऐप भी खुल गया है वैद्य आपके द्वार, तो उसके थ्रू तो आउट ऑफ स्टेट भी पेशेंट्स आ रहे हैं। मैंने सुना है कोई फॉरेन पेशेंट भी आपके पास आई हैं। हाँ, फॉरेन पेशेंट भी आई है जो कि मतलब बेसिकली इंडियन है, फॉरेन में जॉब करती हैं। NRI कह सकते हैं उनको। हाँ, वो 3 बार उसका IVF फेल्योर हुआ है और अभी वो कंसीव हो चुकी है। जो आम लोगों को मॉडर्न मेडिसिन में काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है IVF को लेकर के, तो आयुर्वेद को अगर मॉडर्न मेडिसिन के खर्चे से तुलना करें तो कहाँ पाते हैं आप उसको, कितना खर्च आयुर्वेद में आता है? मतलब कुल मिला के ना के बराबर हम मान ओवरऑल सकते खर्चा अगर हैं, देखें ना के बराबर मान सकते हैं, एकदम नॉमिनल है, एकदम नॉमिनल। बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे सारी चीज़ें बहुत कम रेट ही है। नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बांझपन यानी इनफर्टिलिटी विषय के ऊपर। यह एक ऐसी समस्या है जो ग्लोबल है और भारत में भी इसको काफ़ी देखा जा रहा है और इसके कई कारण हैं। इन कारणों को हम जानेंगे और ख़ास तौर से आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद में इसको लेकर के किस तरह के उपचार मौजूद हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन की ओर लोग जाते हैं लेकिन आयुर्वेद की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में भी इसके इतने अच्छे परिणाम देखे जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तो इस विषय की जो जानकार हैं उनसे आज हम मिलने आए हैं पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद अस्पताल, और हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ की गायनेकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर वासंती गुरु से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानी गई होंगी, आज हम चर्चा कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। तो आप काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आपकी नज़र में जो ये विषय है और ख़ासतौर से ये जो समस्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, इनफर्टिलिटी या बांझपन इससे ये एक भारत की समस्या नहीं है, ग्लोबल समस्या है। इसका इंसिडेंस बहुत हाई है भारत में। इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो भी ये मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। ये 2 तरह के होंगे। एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी कि जो कभी भी कंसीव नहीं कर पाए हैं, एक भी बार कंसेप्शन नहीं हुआ है। दूसरा एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिसमें या तो पेशेंट के पास एक आध बच्चा है, 1-2 बच्चे हैं, दूसरा तीसरा उनको चाहिए, या एक आध बार कंसीव करके वो कोई भी कारण की वजह से वो अबॉर्ट हो गया हो, मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में रखेंगे। जैसा अपन अगर थ्योरी देखें तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के लिए ये कहा गया है कि 1 साल तक अगर दंपति साथ में रहते हैं और संबंध बनाते हैं, उसके बाद भी अगर वो कंसीव करने में सक्षम नहीं होती तो हम उनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कैडर में रखते हैं। एक फिकंडिबिलिटी कहा गया है जिसका अर्थ है कि 1 महीने में कंसीव होने के चांसेस कितने % होते हैं। ये देखा गया है अगर स्वस्थ महिला और पुरुष दोनों स्वस्थ हैं तो ये जो चांसेस हैं 1 महीने संबंध बनाने के बाद, वो उसका परसेंटेज है 25% जी। इस तरह से अगर वो 6 महीने साथ में रहेंगे तो 70% हो जाता है। 9 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर लगभग 95% दंपति जो है वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। इसलिए ये निर्देशित किया गया है आते से ही हम बहुत ज़्यादा उतावले ना हो। 1 साल उनको सलाह दी जाती है कि आप साथ में रहो और प्रयास करें संतान के लिए। उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो वो आगे बढ़ें ट्रीटमेंट के लिए जी। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि बोथ पार्टनर दे आर वर्किंग, दे आर स्टेइंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस दे आर मीटिंग विथ ईच अदर। तो बहुत सारी जगह पे मेरे को ये देखने के लिए मिला कि दे बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन, परेशानी उनमें कुछ भी नहीं है। केवल काउंसलिंग की ज़रूरत है कि कौन सा फर्टाइल पीरियड है, कब ओवुलेशन होता है, उस दौरान अगर वो दोनों साथ में रहें तो बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी होने के वैसे भी चांसेस नेचुरल तरीके से हो जाता है और कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैम, एक तो आपने ये बता दिया कि 1 वर्ष मिनिमम लोगों को देखना चाहिए, साथ रहना चाहिए। हाँ। और उसके बाद अगर कोई समस्या आती है देन उनको कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगी कि 1 साल उन दंपतियों को जो कि एब्सोल्युटली फिजिकली दे आर फिट,
अदरवाइज इफ देयर इज एनी नोन केस लाइक वो पीसीओडी है ही उसको पहले से ही, वो 35 की अबव है जिसका कि ओवम ख़त्म होता जा रहा है। सो इस तरह की समस्याओं से अगर ग्रसित है वो, तो हम पहले ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम साल भर और कोशिश करते रहें। मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन पहले करवा लेना क्लिनिकल सॉरी, और उस एग्जामिनेशन में अगर कोई कमी नजर आती है तो उसको दूर करें। अदरवाइज उनको काउंसलिंग करके हम थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कह सकते हैं। इफ दे बोथ आर फाउंड वेरी फिजिकली फिट, देन वी कैन एडवाइज देम टू कंसीव नेचुरली। जी, तो मैम ये जो आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात कही, तो जब मैरिज होती है तो कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन लोगों को ध्यान में रखने चाहिए कि वो करवा लें, ताकि उनको 1 वर्ष के बाद परेशान ना होना पड़े, या जो आप बोल रही हैं कि 1 वर्ष के पीरियड का वेटिंग पीरियड आप बोल रही हैं तो उससे बच सकें? ऐसा कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करने के लिए कहीं इंडिकेशन नहीं है। स्टिल पेशेंट को इतना पता है कि उसको पीरियड रेगुलरली आना चाहिए। तो मान लीजिए किसी फीमेल को 2-2, 3-3 महीने में एक बार पीरियड आ रहा है, या बहुत शॉर्ट साइकिल है, हर 20 दिन में 15 दिन में उसको पीरियड आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके कारण वो पेशेंट खुद ही आके एक बार सलाह करती है। दूसरा, पेशेंट को खुद को और कोई परेशानी है, टीबी से ग्रसित है, वो थायराइड से ग्रसित है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो ऐसे पेशेंट खुद ब खुद आके भी सलाह लेते हैं। अदरवाइज बहुत अगर लिटरेट है कपल, तो हमारे इंडिया में ये सिनेरियो नहीं रहा कि केवल स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट आ रहे हैं कि हमें आगे फर्दर प्लान करना है तो आज से आप हमें बताएं बोल के। तो ऐसे पेशेंट हमको बीइंग सिटिंग इन द गवर्नमेंट ओपीडी, हमको ऐसे पेशेंट बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। स्टिल जिनको माहवारी को लेकर परेशानियां हो रही है, या बहुत मोटे हैं, बहुत सारे लोगों को नॉन केस पीसीओडी, वो खुद ही आके बोलते हैं मैडम मुझे पीसीओडी हो गया है बोल के, तो ऐसे लोगों को समस्याएं। तो हम इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए उनको, जो भी आप कपल्स की बात कर रहे हैं, उनको मान लीजिए फिजिकली फिट हैं, क्लिनिकली आपने देख लिया ओके हैं, लेकिन मैनी टाइम्स कई इश्यूज स्ट्रेस रिलेटेड भी देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका कितना बड़ा रोल रहता है स्ट्रेस का? बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस। डायरेक्टली इट कैन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ मेल और फीमेल में। हमको क्या चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से बोलूँगी तो हमको शुद्ध बीज चाहिए होते हैं। आयुर्वेद की भाषा में जो स्पर्म और ओवम होते हैं उनको शुद्ध बोला जाता है। ये जो पीसीओडी की परेशानी आजकल ऑलमोस्ट सारी लड़कियों को हो रहा है, ये बीज अशुद्धि के कारण ही है, और इसका मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एक स्ट्रेस ही है। फीमेल कॉजेस की बात अगर मैं कहूँ तो मेल कॉजेस भी वही है। आजकल मोस्ट ऑफ द वर्किंग आर फीमेल आर वर्किंग, वी आर लिविंग ए वेरी फास्टर एंड बिजियर लाइफ, बहुत फास्ट हो चुकी है लाइफ। तो पता पड़ा वो सुबह से लेके रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं। कोई बच्चे हैं जो कि नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, एवरी हार्मोन हैज़ टू सीक्रेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वो चीज़ों को हम कहीं ना कहीं स्किप कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोर स्ट्रेस हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगी, हमारे आयुर्वेद में एक रजस वाला परिचर्या है जो कि आजकल सब शायद भूल ही चुके हैं। पहले के ज़माने में ये था कि जब पीरियड से होती थी महिलाएं तो उनको 3 दिन रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, किचन में नहीं आना, कोई चीज़ें अचार नहीं छूना या फलाना नहीं करना। तो इसके पीछे कारण ये नहीं था कि वो अचार खराब हो जाएगा, उसके पीछे मकसद ये था कि शी शुड टेक एब्सोल्यूट रेस्ट फॉर 3 डेज। क्योंकि अभी जब हम पहले कह रहे थे तो लोग उसको हंस रहे थे। अब जब मॉडर्न को पढ़ेंगे, इसको साइंटिफिकली हम समझेंगे, तो पहले जिस दिन इसको पीरियड आता है उसी दिन से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियम में फिर से दोबारा जो अगली बार महीना आएगा उसकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। प्लस उसको कराने के लिए कौन इनिशिएट करता है, हमारे अंडेदानी में जो अंडे निकलते हैं वो उसकी प्रक्रियाओं को इनिशिएट करता है। तो जो अंडों की रिक्रूटमेंट होती है वो फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है, एंड टिल 5th to 7th डे एक डोमिनेंट फॉलिकल जिसको कहते हैं, कौन सा अंडा आगे चल के फूटेगा या रप्चर होगा वो डिसाइड हो जाता है। तो ये जो पीरियड रहता है शुरुआती ब्लीडिंग डेज 3 to 5 days इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड, बिकॉज वी आर गेटिंग द डोमिनेंट फॉलिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। तो इस समय में महिला क्या खान पान करती है, कैसे रहती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जी, जैसा कि आपने खान पान के बारे में कहा कि क्या इसमें खान पान का भी कोई रोल होता है? हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मॉडर्न आयुर्वेद मेडिसिन इनमें इन चीज़ों नहीं, में हाँ, नहीं विश्वास करते, मॉडर्न मेडिसिन में विश्वास नहीं करते। और लोग भी इतने मीडिया ओरिएंटेड हो गए हैं कि जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है टीवी में और मीडिया सोसाइटी पे, उन सब को फॉलो करने लगे। लाइक सैनिटरी पैड वाले अपना दिखा रहे हैं कि इस दौरान कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खूब खेलो, घूमो, डांस करो, जॉगिंग, जिमिंग एंड एवरीथिंग दे आर रिकमेंडिंग। वाइल अभी मॉडर्न वालों ने ये प्रूव किया है कि इसका भी बैक फ्लो होता है। इस दौरान हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उसका बैक फ्लो होता है, जो कि आगे चल के पेल्विक कैविटी में फैल रहा है और एंडोमेट्रियोसिस बोल के एक डिजीज हो रहा है, जिसका रूट कॉज यही है जो आप बता रही हैं। हाँ, रूट कॉज ये भी एक कारण है जो कि आगे चल के एंडोमेट्रियोसिस कर रहा है। एंडोमेट्रियोसिस का कंट्रीब्यूशन क्या है? इनफर्टिलिटी एंड एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। हाँ, जिसको कि आयुर्वेद में पहले कितने जमाने पहले उदावर्त योनिव्यापद कहा गया है, जिसमें सेम थिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं एक हाई टाइम आ गया है कि हम सारे स्कूलों में उनको अवेयर कराएं। जो मैं बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रही थी कि हर समय में हर एक चीज़ सीक्रेट होता है, तो जो नाइट लाइफ्स बढ़ गई है जिसके कारण स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्ट करें। फिजिकली दे आर इनएक्टिव नाउ इट इज़, जो भी काम कर रहा है या तो कंप्यूटर पे कर रहा है, सिस्टम पे बैठा है, या मोबाइल पे बैठे हुए हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जंक फूड, इसकी भी आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई है। तो इन सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी भी इसका कोई कारण? बिल्कुल कारण है, बिल्कुल कारण है। अगर ओबेसिटी वो कम करती है तो अपने आप ही 10 to 20% कंसीव अपने आप ही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो केवल आयुर्वेद से ही पॉसिबल है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपका ओबेसिटी कम करवा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, शिरोधारा वगैरह उससे करवा रहे हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट चलता ही है, योगा एंड आहार। तो मैम, जैसा कि आपने संक्षेप में बता दिया कि आयुर्वेद में आप किन किन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, किन किन चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार से भी जानना चाहेंगे, और साथ में ये जानना चाहेंगे कि जो आयुर्वेद है उसमें सक्सेस रेट किस तरह का आप देख रही हैं? तो जैसे इनफर्टिलिटी के कॉजेस में जाएंगे तो हम शुरू करेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेस, मेल इनफर्टिलिटी कॉजेस रहते हैं। तो पहले पेशेंट जब हमारे पास आती है तो हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं कि कारण कहाँ पे है जी, और वो कितना दूर तक सक्सेस होने के चांसेस क्या है। मान लीजिए पूरा स्पर्म काउंट नील है उसका, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, और फीमेल कितना फिट है और क्या परसेंटेज है अकॉर्डिंगली। तो आजकल जो मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ट्यूबल ब्लॉकेज और एनोवुलेटरी साइकिल मेनली हो रहा है, जिसको हम अभी डिस्कस किए कि रजस्वला परिचर्या में हम कैसे ओवुलेशन करा सकते हैं। तो और ये अच्छी बात है कि रिवर्सेबल प्रोसेस है, यानी कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है 40 साल में तो उसके अंडे ही ख़त्म होते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ ए इरिवर्सेबल प्रोसेस। यहाँ पे अर्ली अप्रोच में जिसको पीसीओडी और एनोवुलेटरी साइकिल की वजह से अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो इट कैन बी रिवर्सेबल। तो आयुर्वेद में हम पहले डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट का एक प्रोटोकॉल बनाए हैं। हर पेशेंट आयुर्वेद अलग अलग तरह से ट्रीट करता है। स्टिल एक कॉमन प्रोटोकॉल हमने इस तरह से बनाया है कि पहले उनका एक बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस के थ्रू वो जाते हैं, जिसको कि हम पंचकर्म कहते हैं। पंचकर्म से हम बीज शुद्धि करते हैं, मेल और फीमेल दोनों की। तो उसमें 5 जो भी रिकमेंडेड प्रोसीजर है, वमन, विरेचन, वस्ती, ये सारी चीज़ें कराते हैं। और फिर नेक्स्ट साइकिल से हम एक उत्तरवस्ती देते हैं उसको। उत्तरवस्ती एक इंट्रा यूट्राइन प्रोसेस है, जिसमें कुछ मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड डिकॉक्शन को हम इंट्रा यूट्राइन डाला जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है, घटी हुई है तो और बढ़ी हुई है तो उसको घटाने का भी काम करता है। हाँ, ट्यूबल ब्लॉकेज को ओपन करने में काम में आता है। पीआईडी भी उससे ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे एडेजन्स भी उसके कारण ठीक होते देखा है। फाइब्रॉइड वगैरह की साइजेस कम होने में भी मदद करता है, मतलब इट इज़ वर्किंग वेरी इफेक्टिवली। तो ये उत्तरवस्ती हम 3 सिटिंग पेशेंट को जनरली रिकमेंड करते हैं। इसके डेज होते हैं जस्ट ब्लीडिंग फेज के बाद, हम उसको 5th, 6th, 7th या 6th, 7th, 8th डे में बुलाते हैं। कंसेक्यूटिवली 3 दिन किया जाता है एंड कंसेक्यूटिवली फॉर 3 साइकिल, ऐसे 3 महीने तक हम करवाते हैं, जिसके बाद बहुत अच्छा असर दिखा जाता है।
और साइमल्टेनियसली कुछ फर्टिलिटी प्रोमोटर ड्रग्स भी उसको दिया जाता है। एंड अलोंग विद दिस कुछ एक्सरसाइजेस लाइक फिजिकल कुछ करेगी वो आधे घंटे के लिए, जो कि हमारे स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं हम लोग, जो उसको योगा आसन वगैरह सिखाते हैं। एंड मोर एम्फेसिस वी आर गिविंग ऑन the exercises we are related to your breathing system, that is कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। ये सारी चीज़ें आपके एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस करने में बहुत मदद कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस खाने पीने की एडवाइस करते हैं, जो कि थोड़ा सा बेस्ड रहता है लघु यानी कि बहुत लाइट, दीपनीय यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को वो सही रखे, और थोड़ा सा माइल्डली लेग्जेटिव। तो आपकी सारी चीज़ें जो है लीवर से ही संबंधित है, और पूरे बॉडी की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और इसके कारण हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। जी, मैं उसी पर आने वाला था कि आप लंबे समय से इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आउट ऑफ मतलब जितने भी आप पेशेंट्स देख रही हैं? अभी मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूँगी, रिसेंट डाटा ही दूंगी। तो पिछले महीने ही 2023 जनवरी में हमारे 5 पेशेंट थे जो कि पॉजिटिव आए हैं। सारे ही ऐसे पेशेंट आते हैं, पहले तो वो मॉडर्न के लिए ही अप्रोच करते हैं, फिर 2-3 बार IVF हो जाता है, जो कि एक कॉस्टली थेरेपी भी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उसमें रिजल्ट नहीं है बोल के, पर 100% रिजल्ट किसी में भी नहीं है। और प्राइमरी इनफर्टिलिटी वाले यूजुअली बहुत डिप्रेस पेशेंट रहते हैं, जो कि हर तरह से केवल गवाते जाते हैं, उनको रिसीव कुछ नहीं अच्छा होता है, मेंटली वो डिप्रेस रहते हैं, पैसा उनका जा रहा होता है, और हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके वो निगेटिव जब रिपोर्ट आ जाता है तो एक तो मेंटली वो बहुत दुखी रहते हैं। तो जब यहाँ आते हैं, एक तो हमारी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत अच्छे से, आयुर्वेद में ये बताया गया है एक सौम्य नस्य। सौम्य नस्य किसको कहते हैं कि आप पेशेंट की मेंटली उसको प्रिपेयर करो। कई बार आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि पेशेंट को मैं कोई भी दवाई नहीं देती, सिर्फ ये एडवाइस करती हूँ कि आप दोनों जाके एक हफ्ता कहीं बाहर घूम के आ जाइए, और ये इतना अच्छा काम करता है, यानी आपकी मानसिक स्थिति दोनों की, आप कितना हैप्पी हैं वो बहुत मैटर करता है। तो ये सोमनस्य हम यहाँ पेशेंट को भी फॉलो करने के लिए कहते हैं। उनको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझाई जाती हैं, उनको क्या क्या करना है। तो इतने से ही बहुत सारे पेशेंट खुश रहते हैं कि एटलीस्ट समवन इज़ टेकिंग सो मच टाइम कि हमें एक एक चीज़ें बताई जा रही है। अदरवाइज़ उनका ये भी एक डिससेटिस्फेक्शन रहता है कि वहाँ जाते हैं, पैसा तो बहुत खर्च हो रहा है, किसी ने बताया नहीं कि दिक्कत कहाँ है, सीधा डॉक्टर कह देते हैं कि तुम तो IVF करा लो बोल के। तो एक तो उनको अपने बारे में पता चलता है कि हाँ दिक्कत मेरे में है, मेरे हस्बैंड में है, अंडे नहीं बन रहे हैं, ट्यूब ब्लॉक है, क्या हो रहा है मेरे साथ बोल के। फिर आगे की प्रक्रियाओं के बारे में भी उनको बताया जाता है कि उनको क्या करना है बोल के। उनको कुछ पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करने के लिए ओंकार जाप करने के लिए भी कहा जाता है, जिसके जो इष्ट देवता, हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो। इवन आप चिड़ियाओं को दाना भी डाल सकते हो, गमले में पानी डाल सकते हो। दिस विल क्रिएट ए नर्चरिंग काइंड ऑफ फीलिंग इनसाइड यू कि आप कुछ कर रहे हो। ये गर्भावस्था में भी हम कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। 2023 में मेरे 3-4 पेशेंट जो कि IVF फेल्योर केसेस हैं, बाकी तो जनरल केसेस तो हैं ही, उन लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। नाउ दे आर प्रेग्नेंट। अभी रिसेंटली ही फरवरी 23 तारीख में भी एक बच्चा हो के एम्स में वो डिलीवर्ड हुई जाके, क्योंकि लास्ट टाइम कोविड में यहाँ बंद था। और गूगल पे भी रिव्यू वो दी है कि काफ़ी खुश है वो। अभी बर्थडे था उसका, फर्स्ट बर्थडे, शी गॉट ए फीमेल चाइल्ड। और तो मैम भोपाल के अतिरिक्त और कहाँ से पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? इस काफ़ी जगह से आसपास आजकल हमारे एक आयुष क्योर ऐप भी खुल गया है, वैद्य आपके द्वार, तो उसके थ्रू तो आउट ऑफ स्टेट भी पेशेंट्स आ रहे हैं। बाकी गंज बसोदा, मंडला, इटारसी, सारी जगह से पेशेंट। मैंने सुना है कोई फॉरेन पेशेंट भी आपके पास आई हैं? हाँ, फॉरेन पेशेंट भी आई है, जो कि मतलब बेसिकली इंडियन है, फॉरेन में जॉब करती हैं, NRI कह सकते हैं। हाँ, वो 3 बार उसका IVF फेल्योर हुआ है, और अभी वो कंसीव हो चुकी है।
और 3 महीने उसके पूरे हो चुके हैं। मैम चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आम लोगों को मॉडर्न मेडिसिन में काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है आईवीएफ को लेकर के, तो आयुर्वेद को अगर मॉडर्न मेडिसिन के खर्चे से तुलना करें तो कहाँ पाते हैं आप उसको, कितना खर्च आयुर्वेद में आता है? देखिए, जनरल आयुर्वेद की बात नहीं करूंगी, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उनका क्या लेते हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ एकदम नॉमिनल खर्चा है, जो कि 50 रुपये, जो उत्तरवस्ती की बात कर रही हूँ मैं, वो ओनली 50 रुपीज़ पर डे है, और 3 कंसेक्यूटिव डे में उसका 150 रुपये सिर्फ खर्च होता है। सोनोग्राफी हमारे यहीं हो रही है, 350 रुपये पेशेंट को पड़ते हैं। मतलब कुल मिला के ना के बराबर हम मान सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं, एकदम नॉमिनल है, एकदम नॉमिनल। बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे सारी चीज़ें बहुत कम रेट ही है, तो कहीं नहीं लगता मॉडर्न मेडिसिन और ये सारी चीज़ों के सामने आयुर्वेद में खर्चा। थेरेपीज़ में भी नहीं लग रहे हैं। हाँ, हमारा पंचकर्मा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बना है, क्योंकि वो एमपीटी के साथ मिला हुआ है, तो थोड़े से, क्योंकि पेशेंट को भी इतनी फैसिलिटेट हम कर रहे हैं, रश वहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, थेरेपीज़ हम वही दे रहे हैं सबको। जी जी। तो मैं चाहूँगी कि पेशेंट आके आयुर्वेद का भी सहारा लें। इस तरह के जो भी पेशेंट परेशान हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से, एक बार ज़रूर आके आयुर्वेद में दिखा के इसका लाभ लें। जी, तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आज बहुत सारी जानकारी हमको ऐसी दी जो इनफर्टिलिटी को लेकर के लोगों में जिज्ञासा रहती है, और काफ़ी लोग मॉडर्न मेडिसिन में जाने के बाद जब नहीं उनको सक्सेस मिल रही होती तो हताश निराश हो जाते हैं और उनको लगता ही नहीं है कि अब कुछ हो सकता है। तो आपने एक नया रास्ता दिखाया है, तो हम आशा करते हैं दर्शकों कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपकी किसी तरह की जिज्ञासाएँ हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। जब हम मैडम से अगली मुलाकात करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।